जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला जो कि 2025 में लगने जा रहा है उसकी बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप महाकुंभ में जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे प्रयागराज के महाकुंभ मेले में कैसे पहुँचे, यहाँ पर रुकने की क्या सुविधा है, शाही स्नान करने की तिथियाँ कौन सी है, शाही स्नान करने में कौन सी बातों का ध्यान रखें, महाकुंभ मेले में भोजन करने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, महाकुंभ मेले के साथ और कौन कौन से स्थानों पर हमें जाना चाहिए, और वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे महाकुंभ यात्रा में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम मतलब कि महाकुंभ मेले में कैसे पहुँचे। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए 3 बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि बात करें तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो त्रिवेणी संगम के सबसे नजदीकी प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिबकी, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन है। इन सभी रेलवे स्टेशनों के लिए बड़े शहरों और बड़े राज्यों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। तो आप ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज के किसी भी स्टेशन पर पहुंचिए। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से त्रिवेणी संगम की दूरी 9 से 10 किलोमीटर की पड़ती है, जो कि आप ऑटो के द्वारा दूरी को तय कर सकते हैं। ऑटो वाले 40 से 50 रुपए पर व्यक्ति किराया लेंगे और आपको त्रिवेणी संगम के आसपास छोड़ देंगे। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से महाकुंभ मेले में पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी प्रयागराज एयरपोर्ट है। प्रयागराज एयरपोर्ट से त्रिवेणी संगम की दूरी 20 किलोमीटर की पड़ती है। यह 20 किलोमीटर की दूरी ऑटो के द्वारा या टैक्सी बुक करके त्रिवेणी संगम पहुंच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रोड के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप रोड के माध्यम से आना चाहते हैं तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर और भी अनेक बड़े शहरों से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। तो आप रोड के माध्यम से भी प्रयागराज पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम त्रिवेणी संगम के पास पहुंच चुके हैं। अब प्रश्न आता है कि यहाँ पर रुकने की क्या सुविधा है। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपका बजट सही है तो आपको त्रिवेणी संगम के आसपास बहुत सारे टेंट देखने को मिलेंगे, जिनका रेट नॉर्मल रहता है। दोस्तों, यदि आप टेंट को ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर टेंट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें प्रयागराज रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप की सुविधा भी मिल जाती है। दोस्तों, यदि आपका बजट नॉर्मल है तो आप आसपास के प्राइवेट होटल या धर्मशाला में रुक सकते हैं। प्राइवेट होटल की रेट की बात करें तो 800 से 1500 रुपए में अच्छे होटल देखने को मिल जाएंगे, और यदि आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो धर्मशाला में 400 से 500 रुपए में अच्छे रूम देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, यदि आपका इतना भी बजट नहीं है, आपको सस्ते में रहने की जगह चाहिए, तो आप डायरेक्ट महाकुंभ के परिसर में पहुँचिए, जहाँ पर सरकार द्वारा रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर आप फ्री में रात बिता सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, प्रयागराज के महाकुंभ मेले के समय में पंडित प्रदीप जी मिश्रा के शिव महापुराण की कथा भी हो सकती है। यहाँ पर फ्री में रहने की सुविधा और फ्री में खाने पीने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं, यदि हमें फ्री खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिलती तो हम भोजन ग्रहण कहाँ करेंगे। दोस्तों, प्रयागराज में बहुत सारे प्राइवेट रेस्टोरेंट, भोजनालय और कुंभ मेले के आसपास बहुत सारे खाने पीने की दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आप 100 से 150 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से भर पेट भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं महाकुंभ में स्नान करने की सही तिथियां कौन सी है और शाही स्नान करने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह रही महाकुंभ 2025 की शाही स्नान तिथियां। दोस्तों, जिस दिन शाही स्नान होता है उससे एक दिन पहले सभी प्राइवेट और पब्लिक गाड़ियों की एंट्री बंद हो जाती है। तो यदि आपके पास सामान ज्यादा है तो आप प्रयास करें शाही स्नान से 2 दिन पहले त्रिवेणी संगम तक पहुँच जाइए। दोस्तों, महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 पूर्णिमा के दिन से 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक लगने वाला है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं महाकुंभ मेले में आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। दोस्तों, यदि आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं और यदि आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे भी हैं तो शाही स्नान तिथियों को बिल्कुल भी आने का प्रयास ना करें, क्योंकि शाही स्नान वाले दिनों में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है। बाकी आप शाही स्नान तिथियों को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं, आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं संगम
के आसपास और कौन कौन से दर्शनीय स्थान है जहाँ पर हमें जाना चाहिए और इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। सबसे पहले हमें संगम में स्नान करना है। दोस्तों यहाँ पर यमुना, सरस्वती और गंगा इन 3 नदियों का मिलन होता है जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमें त्रिवेणी संगम में स्नान करना है। स्नान करने के बाद हमें जाना है अकबर किला। दोस्तों अकबर किला त्रिवेणी संगम के पास बना हुआ है। अकबर किला भी आप जरूर जाइए। यहाँ पर एक अक्षय वट देखने को मिलेगा। यह वट वृक्ष बहुत पुराना है। यह वृक्ष यहाँ पर सतयुग से विराजित है। सतयुग में यहाँ पर नारायण भगवान प्रकट हुए थे और त्रेता युग में श्री राम भगवान जी यहाँ पर आए थे और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान भी यहाँ आए थे। दोस्तों भगवान राम जी ने इस वट वृक्ष को सृष्टि के अंत तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए इस वृक्ष को अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब बढ़िए अगले दर्शनीय स्थान की तरफ, जो कि है श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। दोस्तों यह मंदिर अक्षय वट से कुछ ही दूरी पर है। इस मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी देखने को मिलेंगे। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आ रहे थे तो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने अक्षय वट के नीचे विश्राम किया था और माता सीता जी ने हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा था। तब इसी जगह पर हनुमान जी ने विश्राम किया था। तो आप श्री बड़े हनुमान जी मंदिर भी जरूर जाइए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। दोस्तों कहा जाता है संगम स्नान करने के बाद अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। चलिए दोस्तों लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद बढ़िए अगले दर्शनीय स्थान की तरफ, जो कि है माँ आलोप शंकरी मंदिर। दोस्तों यहाँ पर आप जरूर जाइए क्योंकि यह एक माता सती जी का शक्तिपीठ भी है। इस स्थान पर माता सती जी का हाथ का पंजा गिरा था। यहाँ पर माता जी के झूले के स्वरूप में दर्शन होते हैं। तो आलोप शंकरी मंदिर भी आप जाइए, दर्शन कीजिए, कुछ समय बिताइए और बढ़िए अगले दर्शनीय स्थान की तरफ, जो कि है भारद्वाज पार्क। दोस्तों यहाँ पर महाराज भारद्वाज जी का आश्रम है। जब भगवान श्री राम जी पहली बार चित्रकूट जा रहे थे तो भगवान राम जी ने भारद्वाज जी से चित्रकूट का रास्ता पूछा था और दूसरी बार भगवान राम जी जब वनवास से वापस आ रहे थे तो यहाँ पर आए थे। दोस्तों भारद्वाज आश्रम के सामने नेतराम मूलचंद एंड सन्स रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ का बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर यदि आप भोजन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहीं से थोड़ी दूरी पर स्वराज भवन और आनंद भवन म्यूजियम है। दोस्तों यदि आपके पास समय बचता है तो स्वराज भवन और आनंद भवन म्यूजियम में भी जरूर जाइए। आनंद भवन म्यूजियम के बगल में ही शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है। तो दोस्तों इस पार्क में भी आप जरूर जाइए, कुछ समय बिताइए और बढ़िए अगले दर्शनीय स्थान की तरफ, जो कि है श्री वेणी माधव मंदिर। दोस्तों यहाँ भी आप जाइए, दर्शन कीजिए और बढ़िए अगले दर्शनीय स्थान की तरफ, जो कि है श्री नाग वासुकी मंदिर। दोस्तों समुद्र मंथन के बाद वासुकी नाग बहुत थक गए थे, तब उन्होंने भगवान नारायण जी से विश्राम करने के लिए स्थान मांगा था। तो नारायण जी ने यह स्थान बताया था जहाँ वह शांति से आराम कर पाए। जब से वासुकी नाग जी यहाँ पर निवास कर रहे हैं तो दोस्तों आप वासुकी नाग मंदिर जरूर जाइए, वासुकी नाग जी के दर्शन कीजिए। दोस्तों वासुकी नाग जी के दर्शन करने के बाद यदि आप चाहें शाम को वापस त्रिवेणी संगम पर आ सकते हैं। यहाँ पर शाम को भव्य आरती होती है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों इन सभी जगहों को घूमने के लिए पूरा ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाला 400 से 500 रुपए लेगा और सभी जगहों को घुमाकर वापस त्रिवेणी संगम के आसपास, या यदि आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन छोड़ देगा। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं प्रयागराज के महाकुंभ यात्रा में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों यदि आप नॉर्मल होटल में रुकते हैं, नॉर्मल रेट का भोजन ग्रहण करते हैं और एक रात एक दिन का प्लान बनाते हैं तो एक व्यक्ति का महाकुंभ यात्रा में 2500 से 3000 रुपए खर्चा आएगा। दोस्तों इस खर्चे में आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का किराया, फ्लाइट का किराया या बस का किराया नहीं जोड़ा गया है। इस खर्चे में सिर्फ महाकुंभ में होने वाले खर्चे जैसे कि रुकने के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और जो भी प्रयागराज में दर्शनीय स्थान है वहाँ जाने के लिए ऑटो के खर्चे को जोड़ा जाए तो लगभग 2500 से 3000 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा आएगा। तो दोस्तों यह रहा प्रयागराज के महाकुंभ यात्रा की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। और आप किसी दूसरी वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय माता दी। आपकी यात्रा मंगल में हो।